नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और चुनाव से पहले भी उन्हें कई बार धमकियां दी गई थी, यहाँ तक कि उनका पीछा भी किया गया था, लेकिन पुलिस ने इस पर कार्रवाई नहीं की। राजीव राय ने बताया कि उन्हें पाकिस्तान के नंबर से फ़ोन आया। हालांकि धमकी देने वाला शख्स भारतीय लग रहा था और उसने अपना नाम विजय बताया। एक सेवानिवृत्त डीजीपी ने उन्हें सुझाव दिया कि पुलिस को सूचित करना चाहिए था, जिस पर राजीव ने कहा कि उन्होंने कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि 20 तारीख को दी गई शिकायत पर 23 तारीख को ही मामला दर्ज किया गया और सरकार की सुरक्षा के दावों पर सवाल उठाया। राय ने चिंता जताई कि वह सांसद होने के बावजूद उनकी शिकायतें सिर्फ एक रिटायर्ड अधिकारी की मदद से ही दर्ज हो पाई है। भैया अनादि दिखनी चाहिए। जैसे बार बार कह चुका हूँ, नंबर पाकिस्तान का था। मेरा शक है कि बोलने वाला हमारे आसपास का ही कहीं का है, यूपी का ही है। नाम भी वो अपना विजय बताया और ये बात पुलिस को बता चुका हूँ, कई बार भी बता चुका हूँ। मेरे पीछे कभी हथियार लेकर पीछा भी करते हुए वो भी पुलिस को मैंने बताया था। पुलिस ने पकड़ा और छोड़ दिया। और इस बार किसी उच्च अधिकारी के, रिटायर्ड ही सही, उच्च अधिकारी के हस्तक्षेप से ये केस दर्ज हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि कम से कम चूंकि ऑन रिकॉर्ड आ गया है शिकायत, तो पुलिस कोई न कोई जांच जरूर करेगी। ये कहकर कि पाकिस्तान का हम कुछ नहीं कर सकते, ट्रेस नहीं कर सकते, मैं इसीलिए किया हूँ कि पहला एक अधिकारी ने हमसे कहा यार ये तो नंबर भैया पाकिस्तान का है, वहां तो हम नहीं कह रहे। नंबर पाकिस्तान का है कहो तो मैं अमेरिका के नंबर से बात करूँ, इंग्लैंड के नंबर से बात करूं, वो तो नंबर कोई मायने नहीं रहता है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है। अगर आप ये सोच कर आंख बंद कर लेंगे या अपनी कार्रवाई की तो पाकिस्तान का नंबर है, तो आप कुछ नहीं करेंगे। कहाँ कंप्लेन की अभी तक आपने? मैंने जिले में किया है, अपने मऊ जिले में। तो इससे पहले भी कोई कॉल आई थी इस तरीके की आपके पास कभी? कई बार, 2-3 बार आ चुकी है। केंद्र में कहाँ पर शिकायत किया आपने? केंद्र में गृह मंत्री को पत्र लिखा है और सही है कि अभी तक उनको मिला नहीं होगा, इसलिए मैं कभी ना बयास होकर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट में आज तक आप लोगों ने सुना नहीं होगा। ना स्तरहीन बात करता हूँ, ना बयास होकर कोई पॉलिटिकल काम। लेकिन ये पीड़ादायक है कि आज तो मैं सांसद हो गया हूँ और संजोग से कुछ अधिकारी ने हस्तक्षेप किया तो मेरा केस दर्ज हो गया। इससे पहले मैं ये इस तरह की शिकायतें जाने कितनी बार कर चुका हूँ सबूतों के साथ, लेकिन नहीं हो पाया। क्या लगता है कोई राजनीतिक विद्वेष है क्या? वह तो किसी से रखता नहीं, मैं तो सबसे मुस्कुरा के मिलता हूँ, सबका इज्जत करता हूँ। अब किसी को सुरक्षा हो जाए राजनीति में तो बहुत स्वाभाविक बात है। और उस असुरक्षा की भावना में कोई कहाँ तक जाएगा, इसको मेरे लिए कहना मुश्किल है, क्योंकि सिवाय अपराधियों से लड़ने का मैंने कभी राजनीतिक दुश्मनी को व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं माना। आपने इससे पहले भी आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ था टीवी चैनल पे इंटरव्यू के दौरान, क्या कुछ था उस मामले में? अभी क्या स्टेटस है? यार आप तो ऐसे बोले, इसके पहले भी हुआ था जैसे अभी भी मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज है। मेरे ऊपर जिंदगी में इस उम्र में सिर्फ एक ही बार एक ही केस ही हुआ है कि मैंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया था और करनी भारतीय जनता पार्टी ने तथाकथित करनी सेना के कुछ लफंगों ने जाकर फर्जी केस लड़ा है। उसमें शिकायत ये थी कि पुलिस ने न मुझे नोटिस दिया, न पुलिस ने मुझसे पूछा, न पुलिस ने मुझे बताया, न मुझे कहीं कोर्ट से नोटिस आया। चार्जशीट भी करके कोर्ट में जमा कर चुके थे कि नाम में लेवल वारंट इशू करा देंगे जब ये चुनाव लड़ेंगे। तो समझ रहे हैं उनकी सोच। उसके अलावा न तो मेरा उत्तर प्रदेश में कोई रोजगार है, न कभी मैं किसी तरह के गतिविधियों में लिप्त रहा हूँ, न कोई मेरा आपराधिक इतिहास है, न कभी आप मेरे को किसी अपराधी के साथ देखे होंगे। और मैं पूरी जिंदगी ऐसी स्वच्छता वाली राजनीति करूंगा, चाहे जीतूं चाहे हारूं, उसका भी परवाह नहीं किया। राजीव जी, अभी क्या उम्मीद लग रही है? जो आपने शिकायत की है, क्या उम्मीद लग रही है? भाई शिकायत करने के बाद उम्मीद तो यही रहेगी कि जांच हो। अब उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है शासन प्रशासन, वो बताएंगे। हाथरस के डीएल पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में छात्र की हत्या के मामले में तूल पकड़ ली है। हॉर्नबिल टीवी द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद बीएसए स्वाति भारती ने
स्कूल प्रबंधक के खिलाफ दूसरा मामला दर्ज करवाया है। मृतक छात्र के पिता की तहरीर पर भी एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि स्कूल की प्रगति के लिए तंत्र मंत्र करके छात्र की हत्या की गई। इस मामले में यह भी सामने आया है कि विद्यालय को केवल 5वीं तक की मान्यता दी गई थी, लेकिन अवैध रूप से 8वीं तक कक्षाएं चलाई जा रही थी। खबर प्रसारित होने के बाद शासन ने भी इस पर एक बड़ी संज्ञान ली है। अफजाल अंसारी के विवादित बयान पर बीजेपी नेता और पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पीयूष राय ने अफजाल के बयान को समाज को विभाजित करने वाला करार दिया और कहा कि सनातन धर्म में किसी अन्य धर्म पर गलत टिप्पणी करना संस्कार नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हिंदू समाज भी बोलने पर उतरा तो अफजाल जैसे लोगों को मिर्ची लग जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुओं को कमज़ोर न समझा जाए, क्योंकि उनके एक हाथ में वेद और शस्त्र है और दूसरे हाथ में शस्त्र भी। को लेके जो बयान दिया, निश्चित तौर से मैं उसका खंडन करता हूं और कड़ी प्रतिक्रिया के साथ उनका विरोध कर रहा हूं और आप सबके माध्यम से चेतावनी भी दे रहा हूं कि कृपया आप जनसेवा चुने गए हैं। इस जिले गाजीपुर से आपको जनता ने चुन के सांसद बनाया है। जनसेवा करिए, 5 साल अपने कार्यों का बखान बताइए, अपने क्या कार्य जनसेवा में किए हैं उसको बताइए। कृपया हिंदू धर्म को टारगेट करके अपने कुछ मौलवियों को और अपने पार्टी के आका को खुश करने के लिए हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने से आप कृपया बचें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि हमारे माथे के तिलक को और हमारे शरीर पे रखे जनेऊ को और हमारे गले में पहने हुए रुद्राक्ष और हाथ में हमारे संस्कारों के वेदों को कृपया आप भ्रम में न फैलिए, क्योंकि अगर दाहिने हाथ में अगर हमारे वेदों के संस्कार हैं तो बाएं हाथ में हमारे पूर्वजों ने शस्त्र रख के भी गए हैं और कहा है कि जब शास्त्र से काम ना आए तो शस्त्र का उपयोग करना हमें आता है। तो कृपया मैं सभी से यही आग्रह करूंगा कि सामाजिक सौहार्द को बनाएं, और अगर हम किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी करने पे आ जाएं तो मुसलमानों के पैगंबरों पे भी हम टिप्पणी कर सकते हैं और उनके मुसलमानों में होने वाले हलाला पे भी हम अपनी टिप्पणी रख सकते हैं। लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते जिम्मेदारियां हम सब पे अधिक ज़्यादा हैं इस समाज को सौहार्द को बनाने का। तो कृपया इसका ध्यान हर राजनीतिक दल के व्यक्ति को रखना चाहिए। अरावली जिले के मोड़ासा में सांसद शोभनाबेन बरैया की अध्यक्षता में गरीब कल्याण मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में 14,000 से अधिक लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत 44 करोड़ रुपए की वित्तीय और सामग्री सहायता वितरित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आयोजित इस मेले में राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं जैसे विदेश अध्ययन सहायता, मानव गरिमा योजना, प्रधानमंत्री जन आयुष्मान कार्ड और समाज सुरक्षा योजना के तहत चेक और उपकरण वितरित किए गए। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंकाबेन डामोर और विधायक पीसी बरंडा भी उपस्थित रहे। આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જ્યારે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી 2009થી આ ગરીબ કલ્યાણ મેળાનું આયોજન થાય છે અને આજે રાજ્ય સરકાર પણ આ મેળાનું આયોજન કરે છે। તેના ભાગરૂપે આજે અરવલ્લી જિલ્લામાં ગરીબ કલ્યાણ મેળો યોજાઈ રહ્યો છે। સૌ ખૂણે-ખૂણેથી લાભાર્થીઓ આવીને સરકારશ્રીની તમામ યોજનાઓના લાભ જેમને મળ્યા છે એ લાભાર્થીઓ પણ અહીંયા ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત છે। આજે 2100 લાભાર્થીઓને લાભ મળવા જઈ રહ્યો છે। તમામ લાભાર્થીઓને ખૂબ અભિનંદન આપું છું। જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ આ ગરીબ કલ્યાણ મેળાની ખૂબ સફળ રીતે આયોજન કરીને ખૂબ મહેનત કરી છે, તે બદલ જિલ્લા વહીવટી તંત્રનો
मेघराज के बुंजरी गांव में एक महिला की हत्या के मामले में नया एक मोड़ आया है। मृत महिला के पिता ने उसके पति सहित 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार महिला की मौत खेत में शॉर्ट सर्किट के कारण हुई थी, जहां किसान ने जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए बिजली के तार लगाए थे। पुलिस ने खेत के मालिक मधु भागा डामोर को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस मामले की अभी गहनता से जांच कर रही है। ગત 22 સપ્ટેમ્બર 2024ના રોજ ભુંજરી ગામ જે મેઘરજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલું છે ત્યાં એક 21 વર્ષની યુવતી સજનબેન છે એમનો મૃતદેહ મળેલો। તાત્કાલિક પોલીસે પહોંચી ત્યાં પંચનામું અને એ જે આગળની પ્રોસેસ છે એ કરી એમનું જે પોસ્ટમોર્ટમ છે એ પણ એમના પરિવારના સભ્યોને સાથે રાખી અને અમદાવાદ કરવામાં આવેલું છે, જેમાં પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જે રિપોર્ટ છે એ વીજળી કરંટ લાગવાથી ઇલેક્ટ્રિક શોક લાગવાથી એનું મૃત્યુ થયેલા હોવાનું ડૉક્ટર સાહેબનું પીએમ રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવેલ છે। સર, પરિવારજનોની માંગ છે કે જે જગ્યાએથી ડેડ બોડી મળી એ જગ્યાએ કોઈ કરંટ લાગી કોઈ વસ્તુ હતી નહીં અને લાશ સ્વીકારતા નથી, સીબીઆઈ તપાસની માંગ કરી, શું કરશો? હમણાં જ એમના પરિવારના સભ્યો છે એ પણ મને મળીને ગયા, એમને શાંતિથી સાંભળ્યા છે, એમની જે પણ રજૂઆતો છે એ પણ ધ્યાને લીધી છે અને એમની જે પણ શંકાઓ છે એના આધારે પૂરેપૂરા પોલીસ છે એ પ્રયત્નો કરી રહી છે અને નિષ્પક્ષ રીતે એમાં તપાસ થાય એમના પૂરી એ એસપી સાહેબની પણ એ સૂચના છે અને પોલીસ એમાં જે પણ સાચું હશે તે નિષ્પક્ષ રીતે તપાસ કરશે। बनासकांठा जिले के बाबर में देवदार रोड पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम को 26 सितंबर 2024 की रात लगभग 8:50 से आज 8:55 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने क्षतिग्रस्त कर दिया। हरे रंग की शर्ट पहने आरोपी ने एटीएम में घुसकर पैसे निकालने की कोशिश की और एटीएम की डिस्प्ले पर हाथ मारा, जिससे नुकसान हो गया। बाबर एसबीआई के प्रबंधक राजेश कुमार ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद बाबर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इस घटना के कारण एटीएम के ग्राहकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस इस मामले की जांच गंभीर तरह से कर रही है। भारतीय स्टेट बैंक भाभर शाखा ब्रांच मैनेजर राजेश कुमार। भारतीय स्टेट बैंक भाभर शाखा में गई काले रात्रे 8:53 थी 8:54 वच्चे एक अजाण्या शख्स बाइक पर आवी भारतीय स्टेट बैंक पर आवेल एटीएम में पोताना जोरथी मुक्को मारी अने नुकसान पहोंचाड़ी एटीएम ने स्क्रीन ने तोड़ी नाखवामां आवी। मने जाण थता मैं तुरंत ज भाभर पोलीस स्टेशननी मदद मांगी। पोलीस द्वारा तरत ज मने सपोर्ट करवामां आव्यो अने तरत ज तपास हाथ धरी अने एना सीसीटीवी फुटेज तपास करी। सीसीटीवी फुटेज तपास करता मालूम पड्युं के आ अजाण्यो शख्स पोतानुं बाइक लईने आवी एटीएम पर आवी अने जोरथी मुक्को मारी ने एटीएम ने नुकसान पहोंचाड्युं छे। आ नुकसानीथी एटीएम तो बगड्युं छे, एनी साथे हजारों जे ग्राहको छे ए रोजे रोज एटीएमनो उपयोग करे छे, एने पण सेवामां बी खलेल पहोंचाडવાનો प्रयास कर्यो छे। बाबर पोलीस स्टेशन द्वारा अमने अवारनवार पॉजिटिव सपोर्ट मळेला छे। अगाऊ આવી ત્રણેક ઘટનાઓમાં પોલીસ અને બેંક કર્મીઓ દ્વારા આનું તપાસ હાથ ધરી અને એ બંને ઘટનાઓમાં બંને આરોપીઓને અલગ અલગ જગ્યાએથી પકડી પાડવામાં આવેલ અને તેમને સજા કરવામાં આવેલ હતી। એટલે આ જે ઘટના છે એ બહુ ખોટી ઘટના છે અને પોલીસ દ્વારા બી અમને સપોર્ટ મળી રહ્યો છે અને એની તપાસ હાલ ચાલુ કરવામાં આવી છે। सीसीटीवी फुटेज थी व्यक्तिनी जे अजाण्यो व्यक्ति छे एनी ओळख पण चालू कर देवामां आवी छे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड झारखंड के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को 6 अक्टूबर 2024 को राजधानी रांची
के हज हाउस में होने वाले तहफ़्फ़ुज़ अवकाफ कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया है। इस दौरान मंत्री हफीजुल हसन की उपस्थिति में प्रतिनिधि मंडल में नज़र तौहीद डॉक्टर यासीन कासमी, डॉक्टर माजिद आलम और अन्य सदस्य शामिल थे। ये कॉन्फ्रेंस अवकाफ की सुरक्षा और विकास पर केंद्रित होगी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल में बड़े पैमाने पर ज्वाइनिंग हो रही है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से आए नेताओं और व्यापारी समाज के सदस्यों ने आरएलडी की सदस्यता ली है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोकी त्यागी ने नए सदस्यों को सदस्यता दिलाई और कहा, आप सबका आरएलडी में स्वागत है, आपका सम्मान हमारा संकल्प है। उन्होंने उम्मीद जताई कि और लोग पार्टी में जुड़ेंगे और यह भी बताया कि आरएलडी किसानों और बेरोजगारी के मुद्दों पर काम कर रही है। त्यागी ने कहा कि पार्टी अब सड़क पर आंदोलन करने के बजाय सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है और वे विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। वहाँ तमाम सवाल हैं और पूरे देश में एक से ही सवाल हैं, चाहे किसान का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, उनको करने में, उनको उठाने में, उनको कराने में लोकदल अपना संकल्प लेता है और हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आपने एक सवाल किया कि जयंत चौधरी ने लेटर लिखा। मैंने, आपको याद होगा कि जब हम एनडीए में शरीक हुए थे तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि हमारे मुद्दे वही रहेंगे, किसान का मुद्दा, नौजवान का मुद्दा, अल्पसंख्यक का मुद्दा, महिलाओं के मुद्दे, हम अब छोटे व्यापारियों के मुद्दे, हम इससे भटकने वाले नहीं हैं। जयंत चौधरी जी ने लिखा है कि ब्रज प्रदेश में ओलावृष्टि हुई है, किसानों का नुकसान हुआ। उन्होंने लेटर लिखा, मैं आपके द्वारा मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि किसानों को उनका उचित मुआवजा, जो किसानों का नुकसान हुआ वो मिलना चाहिए, ये सरकार से मांग करते हैं। और ये बात ऐसी नहीं है, पहले हम लोग सड़क पर आंदोलन करते थे, अपनी हम एनडीए में हैं, अभी बाई इलेक्शन होने जा रहा 10 सीटों पर। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय 10 की 10 विधानसभाओं में तैयारी करवा चुके हैं, उनके 10 विधानसभाओं में सम्मेलन हो चुके हैं। जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी 10 की 10 विधानसभा में जा रहे हैं, उसी तरह हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय 10 की 10 विधानसभा में गए और हम तैयारी कर रहे हैं। कई सवाल आप लोग करते हैं कि भाई कितनी लड़ोगे, क्या लड़ोगे, ये तो जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा तब आपको बताऊंगा। हम 10 पर तैयारी कर रहे हैं। हमारा संगठन पूरे प्रदेश में है, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हर गांव में हैं। हम उनको जागृत कर रहे हैं, उनको सचेत कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं और वो लोग खड़े होंगे और एनडीए को जिताने का काम करेंगे। ये जयंत चौधरी जी और जो भाजपा के राष्ट्रीय नेता तो वो तय करेगा कौन सी सीट कहाँ लड़ेंगे, हम उस पर काम करेंगे। आपसे जी ये जाने जाते थे, गांव की लड़ाई, किसान की लड़ाई, गरीब की लड़ाई, जिनकी कोई लड़ाई नहीं लड़ता था उनकी गांधी जी और चौधरी चरण सिंह लड़ते थे। इसलिए चौधरी चरण सिंह का देश के हर गांव में, हर कोने में नाम है और राष्ट्रीय लोकदल उन्हीं की विचारों पर राजनीति करता है। हम उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हैं। इसलिए पार्टी को बढ़ाने में, पार्टी को मजबूत करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें 2 कदम चलना होगा। ये 2 कदम हमारे जो मित्र लोग यहाँ बैठे हैं और जो दूसरे इस आज हॉल में नहीं भी हैं, अगर ये 2 कदम चलेंगे तो मैं आगे का भविष्य लोकदल का होगा, जयंत चौधरी का होगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। भिलोड़ा के भवनाथ मंदिर के पास हाथमरी बांध में मऊ टाड़ा गांव के युवक दीपक वंजारा के डूबने की सूचना मिली है। दीपक, जो 12वीं कक्षा का विज्ञान छात्र है, कल से लापता था। मंदिर के पास से उसकी एक्टिवा और स्कूल बैग बरामद किए गए हैं, जिससे परिवार और स्थानीय लोग चिंतित हैं। मोडासा फायर टीम ने युवक की खोज के लिए
नाव की मदद से ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जो पिछले 17 घंटे से जारी है। इस मामले में भिलोड़ा पुलिस, मामलतदार और टीडीओ भी मौके पर मौजूद है और जांच अभी जारी है। અમૃતભાઈ રમણભાઈ બારોટ, મહુ ગ્રામ પંચાયત ડેપ્યુટી સરપંચ શ્રી। મારા મત વિસ્તાર અને મારા વિસ્તારની અંદર મહુ ભવનાથ મંદિરની અંદર મારા મહુટોડા ગામનો છોકરો દીપકભાઈ ઉંમર 17 એ ગઈકાલે સાંજે સ્કૂટી લઈ અને ભવનાથ મંદિર આવેલું, ત્યાં સ્કૂટીનો થેલો અને અહીંયા પડેલી બૂટ પણ પડેલા છે। ત્યાર પછી ફાયર બ્રિગેડ અને મામલતદારશ્રીને જાણ થઈ। તમામ અધિકારીશ્રીઓ પોલીસ ખાતા સાથે અહીં આવ્યા। આખી રાત અહીંયા અધિકારીઓ પણ હાજર હતા। અત્યારમાં પણ એની શોધખોળ ચાલુ છે, પણ અનુમાન છે કે હજી કોઈ જાણવા મળતું નથી, પણ એની શોધખોળ ચાલુ છે। શું લાગે છે અહીંયા ડૂબ્યો હોય છે કે? હવે અનુમાન એવું લાગે છે કે ડૂબ્યો હોય કોઈ, કારણ કે આટલા પાણીમાં ખબર પડતી નથી, પાણી વધારે છે અને ખુલ્લામાં પડેલો છે, અને કે કણની અંદર પડેલું તો પકડાઈ જાય, પણ આ તો ખુલ્લામાં છે એટલે લાશ પાણીના પવનથી અંદર ખેદાઈ જાય તો એ જલ્દી મળે નહીં। છતાં શોધખોળ ચાલુ છે, કરવૈયાના એમની કામગીરી चालू है। करवैया अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।